मेघना और अंजलि दोनों देवरानी जेठानी होती हैं। उनके पति दूसरे शहर में नौकरी पर होते हैं और कभी कभार ही उनसे मिलने आया करते हैं। घर छोटा होने के कारण मेघा और अंजलि दोनों एक ही कमरे में रहती हैं और सास कविता हॉल में होती है। अब दोनों देवरानी जेठानी एक ही कमरे में रहते हुए रोज जंगली बिल्लियों की तरह आपस में लड़ती झगड़ती रहती हैं। एक दिन, अंजलि, ये लो तुम्हारा फोन। अभी मुझे अपना फोन चार्जिंग पर लगाना है। अरे, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेघना भाभी? मेरा फोन चार्जिंग से कैसे हटा सकती हो आप? अरे चुप हो जाओ। आई बड़ी, ये कमरा सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मेरा भी है। तुम्हारी 50% चार्जिंग हो चुकी है, इसीलिए अब चुपचाप चलती बनो। भाभी, आप मेरे साथ ऐसे बातें नहीं कर सकती, समझिए आप। अरे, तुझ जैसी से तो ऐसे ही बातें करनी चाहिए। सोच चुड़ैल मरी होंगी, तब जाकर तो पैदा हुई होगी। नालायक, निर्लज कहीं की। अरे, आपने अपनी शक्ल देखी है क्या आईने में? चुड़ैल भी आपसे ज्यादा सुंदर दिखती है भाभी। अरे, मुझे तू चुड़ैल कह रही है? अरे, मेरी शक्ल देखने के लिए मुझे मत बोल, खुद अपनी शक्ल देख। एकदम सिलबट्टे की तरह शक्ल है तेरी। चलिए, जाइए यहाँ से। आप जैसे फटीचर लोगों से मैं बात नहीं कर सकती, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं फटीचर हूँ? और तुम क्या हो अंजलि? तुम्हारे मुंह से जब देखो गंदी बदबू आती है। भगवान करे कि जल्दी से मेरे पति ढेर सारे पैसे लेकर आ जाए, फिर हम दूसरे घर में रहेंगे। वरना मेरी इस बदबूदार देवरानी के मुंह से गटर जैसी बदबू सूंघ सूंघ कर ही मैं तो मर जाऊंगी। आपकी इतनी जरूरत भाभी? अंजलि को बहुत गुस्सा आता है और वो मेघना के बाल नोचने लगती है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर कविता आ जाती है। अरे ओ बेशर्म बहुओं मेरी, तुम दोनों की अकल क्या घास चरने गई है? अरे, इस तरह जानी दुश्मन की तरह क्यों पेश आती रहती हो तुम दोनों एक दूसरे के साथ? तुम दोनों देवरानी जेठानी हो, ठीक से पेश आया करो ना एक दूसरे के साथ। ये बेवकूफों की तरह रोज रोज किसी न किसी बात पर लड़ती रहती हो। पूरे घर को सर पर उठा रखा है तुम दोनों ने। क्या तुम दोनों ये सब करती हो तो तुम्हें ये शोभा देता है क्या? लेकिन माँ जी, अंजलि ने ही ये सब कुछ शुरू किया था। नहीं माँ जी, मेघना भाभी झूठ बोल रही है। ये तो झूठी और मक्कार है। ये सब कुछ इन्हीं का किया धरा है। माँ जी अच्छे से जानती है कि कौन झूठी है और कौन मक्कार, इसलिए अपनी जहरीली जुबान पर लगाम लगाओ, वरना एक झटके में मैं इसे उखाड़ कर कचरे में फेंक दूंगी। अरे उखाड़ कर तो दिखाओ, आपको अच्छे से जवाब दूंगी फिर मैं। अरे पहले जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, 7वीं फेल, आई पड़ी मुझे जवाब देने वाली। अरे बस करो बेशर्मो। बेशर्मी की भी हद होती है। सास सामने खड़ी है, फिर भी तुम दोनों झगड़ रही हो मेरे सामने। दोनों नालायक और निर्लज हो और दोनों ने इसमें महारत भी हासिल की हुई है। अगर अब मुझे दोनों के कमरे से लड़ने झगड़ने की आवाज आ गई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कह देती हूँ। ठीक है माँ जी, ठीक है माँ जी। अब दोनों चुप हो जाती हैं। फिर रात में जब दोनों सो रही होती हैं, तभी मेघना जोर जोर से गैस छोड़ती है और अंजलि को काफी दिक्कत होने लगती है। मेघना अंजलि को नींद में लात मारकर बेड से गिरा देती है। भाभी, क्या हुआ? क्यों भौंक रही हो कुत्तों की तरह? अरे, एक तो आपने पात पात कर मेरी नींद की बैंड बजा रखी है। मुझे इस कमरे में आपके पात के कारण सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, और अब बेड से नीचे गिराकर आपने मेरी कमर भी तोड़ दी। उप्स, माफ करना, वो आज मार्केट में छोले भटूरे खाए थे ना, इसीलिए गैस भर गई थी पेट में। आप नीचे उतरो और फर्श पर सो जाओ। भाभी, आपके साथ मैं नहीं सो सकती, और मैं अगर आपके साथ में बेड पर सोने का रिस्क लूंगी ना, तो आप मुझे नीचे गिराकर मेरे ऊपर जाने की टिकट कटवा दोगी। आपका कोई भरोसा नहीं है। अरे, मैं क्या तुम्हारी नौकरानी हूँ जो फर्श पर सोऊं? तुम्हें दिक्कत है तो तुम खुद फर्श पर सो जाओ ना। मैं तुम्हारी नौकरानी या गुलाम नहीं हूँ जो तुम्हारी कही हुई बात मानूं और जी हजूरी करूं। ओह हेलो, ज्यादा मत बोलो। खुद चोरी करती हो और ऊपर से मुझ पर ही सीना जोरी कर रही हो। वाह, चुपचाप नीचे उतरो, वरना मैं आपको खींच कर गिरा दूंगी बेड से। नहीं उतरूंगी,
गिरा कर दिखाओ। अच्छा, तो आप ऐसे नहीं मानने वाली हो। अब मेघना अंजलि की बात नहीं मानती। तभी अंजलि उसके पैर खींचकर वाकई में उसे बेड से नीचे गिरा देती है। तभी मेघना बड़ी जोरों से बम के बल नीचे गिर जाती है। हाय रे, मर गई मैं तो। आ! क्या हुआ? कैसा लगा गिरकर? मुझे भी ऐसा ही दर्द हुआ था जब आपने मुझे बेड से लात मारकर गिराया था। अरे, तो मैंने तो गलती से लात मारी थी, लेकिन तुमने मुझे जानबूझकर लात मारी है। अपनी जेठानी को लात मारते तुम्हें शर्म नहीं आती? रुको, तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ। मेघना तकिया उठाकर उससे अंजलि को मारने लगती है और अंजलि भी तकिए से मेघना को मारने लगती है। ये लो। अरे ये ले कलमुही, तेरी ऐसी की तैसी। अरे आपकी ऐसी की तैसी, आज तो मैं आपकी मुंडी तोड़कर रहूंगी। ये लो, ये भी लो। कविता मेघना और अंजलि की चिलचिलाहट सुनकर जाग जाती है और वो उनके कमरे में आती है। सास को देखकर दोनों शांत हो जाती हैं। अरे ओ डायनो, कुछ तो शर्म कर लो। और कितना लड़ोगी? एक दूसरे का खून क्यों पीती रहती हो दिन रात? माँ जी, वो। अरे थक गई हूँ मैं रोज तुम दोनों का चिलचिलापन देख देख कर। तुम दोनों को मेरी किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। निकलो, चलो अभी के अभी निकलो मेरे घर से। क्या? क्या? हाँ, तुम दोनों इस घर में रहने के लायक नहीं हो। इन बहरे कानों से सही सुना है तुम लोगों ने। मैंने कहा अभी के अभी बोरा बस्तर उठाओ और निकलो मेरे घर से। बस बहुत हुआ तुम दोनों का नाटक। नहीं नहीं माँ जी, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए हमें। हाँ माँ जी, हम कहाँ जाएंगे? हमारे मायके जाने पर हमारी इज्जत की धजिया बजिया गुजिया सब उठ जाएगी। हमें एक आखिरी मौका दे दीजिए, हम दोनों प्यार से साथ रहेंगे। क्यों भाभी? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही है ये। हम दोनों प्यार से साथ में रहेंगे और बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, एकदम बहनों की तरह रहेंगे। लेकिन माँ जी, हमें प्लीज माफ कर दीजिए, इतनी कठोर मत बनिए प्लीज। दोनों की ये बातें सुनकर कविता उन्हें माफ कर देती है। ठीक है, लेकिन याद रहे, अगर फिर तुम दोनों ने कुछ किया तो इस बार तुम दोनों को माफी नहीं मिलेगी। समझ गए? हाँ, हम समझ गए। आप निश्चिंत रहिए, हम ऐसी नौबत आने ही नहीं देंगे। हाँ हाँ माँ जी। लेकिन अगले दिन अंजलि बाहर से जब घर पर आती है तो वो देखती है कि मेघना ने उसके आधे कपड़े अलमारी से बाहर निकालकर फर्श पर रख दिए हैं और वो अपने कपड़ों को अलमारी में रख रही है। ये देखकर अंजलि को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। भाभी, हाउ डे यू! ये सारे मेरे कपड़े आपने फर्श पर क्यों फेंके हुए हैं? क्योंकि ये अलमारी तुम्हारे कपड़ों से ही भरी हुई थी। अब ये कमरा हम दोनों का है, तो कपड़े भी हम दोनों के बराबर हिसाब से रखे जाएंगे ना अलमारी में। इसीलिए तुम्हारे आधे कपड़े अलमारी से निकालकर मैंने फर्श पर रख दिए। फेंके नहीं है, आंखों का चेकअप करा लो। पैसे नहीं है तो मैं दे दूंगी। जवानी में ही बूढ़ी हो गई हो, इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा तुमको। आपने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, मैं जानती हूँ। अब मैं आपके भी कपड़े फेंकूंगी, रुको आप। अरे लेकिन! गुस्से में तप रही अंजलि मेघना के भी कपड़े निकालकर यहाँ वहाँ फेंक देती है और दोनों फिर से तू मैं करने लगती हैं। तभी कविता के सब्र का बांध टूट जाता है और वो उन दोनों को खींचकर घर से बाहर धक्के मारकर निकाल देती है। अरे आज के बाद तुम दोनों मनहूस औरतों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, चली जाओ यहाँ से। लेकिन माँ जी, मेरी बात तो सुनिए, हमें माफ कर दीजिए प्लीज माँ जी। अरे तुम दोनों को तो मुझे उस रात ही निकाल देना चाहिए था, लेकिन तुम दोनों को आखिरी मौका देकर ही मैंने गलती कर दी। पर अब नहीं, तुम दोनों वो कुतिया हो जिनकी दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। मेघना और अंजलि 10 दिनों तक घर के बाहर ही रहती हैं। तब उनकी अकल ठिकाने पर आ जाती है, जिसके बाद कविता फिर उन दोनों को घर में ले आती है और इस बार वो दोनों वाकई में सुधर कर आपस में समझदारी और प्यार से रहने लगती हैं।